संध्या कब से अपने पति योगेश के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी। वो उसे 3-4 बार फोन भी कर चुकी थी, मगर योगेश ने फोन उठाया नहीं था। उतने में योगेश का मैसेज आता है, संध्या मैं मीटिंग में हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। संध्या पैर पटक उदास होकर टीवी ऑन करके बैठ जाती है। संध्या के सगे मामा के बेटे चिरंजीव की शादी थी। संध्या का ससुराल पास होने की वजह से संध्या और योगेश हर फंक्शन अटेंड करके घर लौट आते थे। 2 दिन पहले हल्दी और फिर संगीत का प्रोग्राम अटेंड करके भी दोनों घर लौट आए थे। संध्या को मायके में रुकने का बड़ा मन था, क्योंकि उसके पूरे मायके के परिवार के लोग दूर दूर से शादी अटेंड करने आए थे। मगर यहाँ ससुराल में योगेश के माता पिता की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, जिस वजह से योगेश संध्या को भी अपने साथ वापस घर ले आता। योगेश के माता पिता ज्यादा वृद्ध होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाते थे, और ऐसे में घर में उनकी देखभाल और उनको खाना खिलाने वाला एक इंसान घर में रहना जरूरी था। संध्या कब से अपने लिए साड़ी पर साड़ी निकालकर देखे जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे फंक्शन में कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। उतने में योगेश ऑफिस से आ गया। चलो जल्दी से तैयार होने चलते हैं योगेश, वरना शादी में जाने के लिए लेट हो जाएंगे हम, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी साड़ी पहनूं। जरा मेरी साड़ी सेलेक्ट करने में मदद कर दो। संध्या अलमारी में से कपड़े निकालते हुए योगेश से बोली। योगेश बोला, माँ को घबराहट महसूस हो रही है संध्या, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तुमने अब तक उनके लिए खाना भी नहीं बनाया, इसलिए पहले तुम माँ पापा के लिए कुछ हल्का खाना बना लो, फिर हम तैयार होकर चलेंगे। संध्या को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, लो आते ही कान भर दिए बेटे के माँ बाप ने। योगेश, जब भी मेरे मायके के परिवार में कोई भी प्रोग्राम होता है, तुम्हारे माँ या पापा की तबीयत खराब हो ही जाती है, और वैसे भी उनकी तबीयत सही कब रहती है। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी बुढ़ापे में लोगों को शाम का खाना बंद कर देना चाहिए, और सच कहूं तो ये बूढ़ा बूढ़ी चाहते ही नहीं कि हम दोनों मेरे मायके का कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें। और तुम भी तो इनके ही बेटे हो। मेरे मायके में फंक्शन हो तो तुम्हें भी कहाँ कोई खुशी होती है। तुम भी मेरे मायके ना जाने के 100 बहाने ढूंढते हो। तुम एक दिन अपने ऑफिस की मीटिंग नहीं छोड़ सकते मेरे मामा के बेटे की शादी में जाने के लिए, ना मुझे वहां रहने दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर मैं वहां रह गई तो आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो आते ही बेटे के कान भी भर दिए बूढ़ा बूढ़ी ने। मुझे तो लगने लगा है जैसे मैं इस घर की सिर्फ आया बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सास ससुर की सेवा करती है और रात को पति को खुश करती है। मेरी अपनी तो जैसे कोई जिंदगी बची ही नहीं है। योगेश बोला, संध्या, मम्मी पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं आते ही रसोई में पानी पीने गया तो देखा कि तुमने माँ पापा का खाना नहीं बनाया है, और माँ पापा बाहर का खाना नहीं खाते। उनकी तबीयत ज्यादातर ठीक नहीं रहती। तुम्हें उनके लिए सिर्फ खिचड़ी या दलिया ही तो बनाना था, तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। संध्या गुस्से में बोली, तुम सब एक जैसे हो। तुम तीनों मेरी जिंदगी में नाक की तरह फन फैलाए बैठे रहते हो, जिस वजह से मेरी जिंदगी झंड बन गई है। अब मुझे नहीं जाना किसी शादी वादी में। इतना कह संध्या रोते हुए पलंग पर लेट गई। योगेश ने संध्या को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर संध्या के कानों पर तो जैसे जूं तक ना रेंगी। उस दिन संध्या ना तो मायके के परिवार की शादी में गई और ना ही उसने घर में खाना बनाया। बेटे बहू के इस वाद विवाद को योगेश के पिता रामकिशन जी और माँ सुशीला जी सुन चुके थे, मगर वे कर भी क्या सकते थे। एक लौता बेटा था योगेश उनका। बड़े जतन से पाल पोसकर बड़ा किया था उन्होंने अपने एक लौते बेटे को। योगेश पढ़ने में बहुत होशियार था और वो विदेश जाना चाहता था। रामकिशन जी ने बिना पैसों की परवाह किए उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। तब रामकिशन जी की बहन कांता जी ने कहा भी था, रामकिशन अपनी सारी कमाई बेटे की पढ़ाई में लगा देगा तो अपने बुढ़ापे में क्या करेगा। तब रामकिशन जी ने कहा था, कांता, मेरा बेटा बहुत होशियार और समझदार है। तुम देखना, मेरा बेटा हमारा बुढ़ापे में खूब ख्याल रखेगा, और यदि हम अपने ही बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। ऐसा कहकर रामकिशन जी ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया था। योगेश पढ़ाई खत्म करके विदेश से लौट आया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। वहीं उसे उसके साथ काम करने वाली संध्या से प्यार हो गया था, और घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली। रोज संध्या और योगेश सुबह नौकरी पर चले जाते थे, मगर जब सुशीला जी की दमे की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई और डॉक्टर ने भी उन्हें दिन भर आराम करने की सलाह दी,
तब योगेश ने संध्या को कुछ महीनों के लिए घर रहकर माँ की तबीयत संभालने को कहा और ऑफिस का काम भी घर से करने की सलाह दी। बस तब से संध्या ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया था। संध्या के ऑफिस का काम ऐसा था जो वो घर से भी कर सकती थी, मगर वो घर के कामों के झंझट से बचने के लिए रोज ऑफिस चली जाती थी। योगेश रामकिशन जी और सुशीला जी को खूब आदर देता और उनका खूब ध्यान भी रखता था। माता पिता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा था उनका बेटा योगेश। मगर संध्या अब आए दिन सास ससुर को ताने देने लगी थी। कभी वो योगेश से झगड़ा करती तो कभी उसके वृद्ध माता पिता से। योगेश भी संध्या के आए दिन के झगड़ों से परेशान हो चुका था। एक दिन संध्या प्यार से योगेश से बोली, योगेश, तुम्हारे माता पिता की वजह से हम दोनों का प्यार बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। तुम एक दिन कह रहे थे ना, तुम्हें तुम्हारी कंपनी नौकरी के लिए विदेश भेजना चाहती है। तुम विदेश जाने के लिए हाँ कह दो ताकि हमें यहाँ से छुटकारा मिल पाए। सोचो कितना अच्छा होगा। हम दोनों विदेश में अकेले रहेंगे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम दोनों सिर्फ अपने लिए जिएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। कितना सुखद होगा वो एहसास। मुझे कब से विदेश देखने की इच्छा है। बोलो ना, मुझे कब ले चलोगे तुम विदेश? योगेश गुस्से में बोला, तुम इस उम्र में माँ पिताजी को अकेले छोड़ने की बात कर रही हो संध्या। क्या तुम नहीं जानती मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वे बेचारे इस अवस्था में अकेले जिंदगी गुजारेंगे क्या? मैं ही उनका इकलौता सहारा हूँ और तुम मुझे उनसे हमेशा के लिए दूर करना चाहती हो। संध्या बोली, योगेश, मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तुम्हारे मुंह से यही सुनती आ रही हूँ। याद करो, क्या एक दिन भी तुम मुझे घुमाने ले गए हो? शादी के बाद हमने एक फिल्म तक नहीं देखी साथ में। क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? इनकी वजह से हम अपनी जवानी क्यों खराब करें? आज तुम्हें फैसला लेना ही होगा कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम्हें जिंदगी भर इनकी ही सेवा करनी है तो तुम इनकी सेवा करो। मैं चली अपने मायके, और याद रखना, मैं जो एक बार यहाँ से चली गई वापस कभी नहीं आने वाली। योगेश संध्या की इस बात पर चुप हो गया। संध्या फिर बोली, योगेश, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुम्हें वे लोग चाहिए या मैं? और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारे माता पिता को हम इस अवस्था में अकेले छोड़कर जाएंगे। हम इन्हें अच्छे वाले वृद्धाश्रम रख देंगे जहाँ इनकी अच्छे से सेवा की जाए। योगेश को आज संध्या ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसका योगेश के पास कोई जवाब ना था। योगेश ने भी संध्या के आगे जैसे हथियार डाल दिए थे और थक हार कर उसने संध्या की विदेश चलने की बात मान ली। योगेश जैसे ही अपने माता पिता को कमरे में ये खबर सुनाने गया, रामकिशन जी बोले, बेटा, दवाइयां खत्म हो गई हैं, मंगवा देना जरा। सुशीला जी भी बोली, बेटा, ये दमा की तकलीफ तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, मगर तू इतना ध्यान रखता है हमारा कि वापस जीने की इच्छा जाग जाती है। तू ना होता तो जाने क्या होता हमारा। हम बूढ़े तो कब से मर जाते। योगेश माँ पापा की ये बातें सुन कुछ कह नहीं पाया। उतने में संध्या वहां आकर बोली, माँ जी, हम लोगों ने हमेशा के लिए विदेश जाने का फैसला कर लिया है। रामकिशन जी एकाएक बोले, मगर हम दोनों बूढ़े यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? उतने में सुशीला जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं। हमारा बेटा हमें भी तो अपने साथ ले जाएगा। आपको तो बस हर चीज खोद खोद कर बतानी होती है। संध्या बोली, माँ जी, सिर्फ हम दोनों ही विदेश जा रहे हैं और आप दोनों को वृद्धाश्रम में रख कर जाएंगे ताकि वहां आप लोगों का ध्यान रखा जा सके। आखिर हमारी भी अपनी जिंदगी है। आप लोगों की खातिर हम थोड़े ही अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देंगे। विदेश में कंपनी इनको ज्यादा तनख्वाह भी देने वाली है। रामकिशन जी और सुशीला जी एकटक अपने बेटे योगेश की तरफ देख रहे थे, मगर योगेश कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। 2 दिन बाद संध्या रामकिशन जी और सुशीला जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कपड़े पैक करने लगी और कहने लगी, माँ जी, मैंने इस घर को किराए पर लगाने की बात कर ली है, मगर किराएदार चाहता है कि यहाँ आप लोगों का कुछ सामान ना हो। वो लोग अपना खुद का सारा सामान लेकर आना चाहते हैं, इसलिए आपने जो ये सारा कबाड़ जमा कर रखा है, कल कबाड़ी वाला आकर ये सब ले जाएगा। और हाँ, कबाड़ी वाला जो भाव देगा उसी भाव में हमको सामान बेचना होगा, इसलिए ज्यादा मोल भाव मत करिएगा क्योंकि हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। आप लोगों को योगेश वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाए, फिर हमें भी विदेश जाने की तैयारी करनी है। सुशीला जी बोली, बहू, तुम जिससे कबाड़ कह रही हो ये जीवन भर की यादें हैं हमारी। एक एक चीज बहुत प्यार से खरीदी थी, शायद तुम नहीं जानती होगी। तुम्हारे ससुर जी जो भी कमाते मैं उसी में धीरे धीरे सब सामान इकट्ठा करती थी। तब योगेश बहुत छोटा था
और मेरे सास ससुर और देवर ननद का बोझ भी था हम पर, इसलिए ज्यादा महंगा सामान नहीं खरीद पाती थी। मगर इस सामान को आज भी बहुत संजो कर रखा है मैंने। इस घर की एक एक चीज से बहुत लगाव है मेरा। इतना कहते हुए उनकी आंखें फिर भर आई। संध्या बोली, मुझे ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं और अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस मैंने कबाड़ वाले से बात कर ली है, वो कल आकर सब सामान ले जाएगा। रामकिशन जी और सुशीला जी की आंखों से एक साथ आंसू बह निकले और दोनों सोचने लगे, कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। इतने में योगेश वहां आकर बोला, मम्मी पापा, मुझे और संध्या को 10 दिन बाद विदेश जाना है, इसलिए मैं आप दोनों को कल ही वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा और यहाँ का सारा सामान हम लोग आप लोगों के चले जाने के बाद बेच देंगे ताकि नए किराएदार को कोई समस्या ना हो। संध्या बोली, योगेश, ये सही कहा तुमने। पहले इन लोगों को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, फिर सामान कबाड़ वाले को देंगे, वरना ये लोग अपना सामान बिकते देखेंगे तो कहीं कुछ हल्ला ना मचा दें। रामकिशन जी और सुशीला जी बस मूक बनकर बेटे बहू का ये सारा तमाशा देख रहे थे। वे दोनों बेचारे कर भी क्या सकते थे। डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित रामकिशन जी और दमे और अन्य कई बीमारियों से परेशान सुशीला जी को तो ऐसे समय में देखभाल की सख्त आवश्यकता थी और ऐसे नाजुक समय में उनके बेटा बहू उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जाना चाहते थे। दूसरे दिन ही योगेश रामकिशन जी और सुशीला जी को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। योगेश के घर आते ही संध्या खुश होकर बोली, आज मैं बहुत खुश हूं योगेश, बस कुछ दिनों में हम विदेश चले जाएंगे और जिन लोगों से मैं इतनी परेशान हो चुकी थी वे लोग यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हैं। योगेश बोला, चलो हम अलमारी और फर्नीचर में रखा सारा सामान खाली कर देते हैं ताकि कल हम लोग ये सब सामान कबाड़ वाले को दे पाए। योगेश ने अपने माँ पापा के कमरे में रखी अलमारी खाली करनी शुरू की और संध्या ने घर में रखे शोकेस में रखी चीजों को खाली करना शुरू किया। उतने में योगेश के हाथ कुछ कागजात लगे जिन्हें वो ध्यान से पढ़ने लगा। कागजात पढ़ते ही योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले और वो जोर से बोला, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। योगेश की जोर की आवाज सुन संध्या भी दूसरे कमरे से वहां आ गई। उसने देखा कि कुछ कागजात देखकर योगेश फूट फूट कर रो रहा है। उसने वो कागजात योगेश के हाथ से लिए और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि आज से 26 वर्ष पूर्व उसके माता पिता ने योगेश को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। योगेश बोला, संध्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी के अभी वृद्धाश्रम जा रहा हूँ और माँ पापा को वापस लेकर आ रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे अनाथ को इतना प्यार दिया, मैंने उन लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हे भगवान, लानत है मुझ पर और मेरी जैसी औलादों पर जो अपने माँ पापा को वृद्धाश्रम छोड़ आती है। संध्या झुंझलाकर बोली, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो योगेश। फ्लाइट की टिकट बन चुकी है और 10 दिन में हमें विदेश जाना है और तुम उन लोगों को वृद्धाश्रम से वापस लाना चाहते हो। योगेश ने बैग में से फ्लाइट की टिकट्स निकाली और उन टिकट्स को फाड़ते हुए बोला, संध्या, अगर मैं मेरे माँ पापा को वापस लाया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना। जाओ, जहां जाना है चली जाओ, भले तुम चली जाओ, मगर मैं मेरे माँ पापा की ताउम्र सेवा करूंगा। इतना कहते हुए योगेश अपने माँ पापा को लाने के लिए वृद्धाश्रम चला गया। यहाँ संध्या की सब उम्मीदों पर पानी फिर गया था और उसके पास योगेश के माता पिता के साथ रहने के अलावा कोई चारा न बचा था। योगेश वृद्धाश्रम पहुंचकर अपने माँ पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, मैं संध्या की बातों में आ गया था, वरना मैं गलती से भी आप लोगों के खिलाफ जाकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। रामकिशन जी और सुशीला जी योगेश को माफ कर देते हैं और उसके साथ वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल रह जाता है कि अगर योगेश को ये सच पता ना चलता कि वो गोद लिया हुआ बेटा है तो क्या वो हमें हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ देता। एक औलाद अपने माता पिता को इस तरह कैसे बेघर कर सकती है। उन्होंने अपने बेटे को माफ तो कर दिया था क्योंकि वे माँ बाप जो ठहरे, मगर वे ये बात अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे थे कि कैसे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया था। दोस्तों, बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती उनके माता पिता माफ कर देते हैं, मगर क्या सच में बच्चे अपने माता पिता को दिल से इज्जत देते हैं? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंट देते हैं, वही बच्चे शादी के बाद उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। बच्चों को ये बात समझनी चाहिए
कि एक औलाद को पालने के लिए उनके माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं और फिर शादी के बाद सिर्फ बीवी के कहने पर बेटे उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने का फैसला कैसे ले सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।